तो देखा दिन ख़त्म होते होते कुछ इतने पैसे बचे हैं मेरे पास। तो क्या बेंगलोर सच में इतना एक्सपेंसिव है? बेंगलोर में रहने का एक्चुअल खर्चा कितना होता है? क्या यहाँ पे सच में हाउसिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है? हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आज आप इन सब सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। मैं उन सवालों के जवाब देने की थोड़ी सी ट्राई करूंगी, क्योंकि मुझे भी बेंगलोर में आए हुए कुछ 7 महीने हुए, तो थोड़ा बहुत मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है उसके हिसाब से मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि यहाँ पे एक्चुअल खर्चा कितना होता है। मतलब कि आज हम बात करेंगे नंबर्स की और मतलब कि पैसों के बारे में, कि बेंगलोर में रहने के लिए एक्चुअली एक इंसान को कितना खर्चा करना पड़ता है पर मंथ। तो इन एक्सपेंसेस को मैं 6 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगी, जिसमें सबसे पहले आता है हाउसिंग। हाउसिंग के बाद नंबर आता है फूड का, फूड के बाद आती है बेसिक लिविंग, और उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद आएगा एजुकेशन एंड देन आता है एक्स्ट्रा खर्च। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। उससे पहले अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो मेरा नाम है महज़बीन और मैं गुजरात से हूँ, और मैं यहाँ पर बेंगलोर में कुछ 7 महीने पहले शिफ्ट हुई थी। और इससे पहले मैं एक पीजी में रहती थी और अब मैंने जाके एक अपार्टमेंट लिया है, क्योंकि मेरी फैमिली भी यहाँ पर शिफ्ट हो गई है और मैं यहाँ पे एक 1 BHK अपार्टमेंट में रहती हूँ। और अगर आप इस घर का टूर एक देखना चाहते हैं कि मेरा घर कैसा है, तो यहाँ कहीं दिख रहा होगा लिंक, उस पर जाकर आप क्लिक करके मेरे घर का टूर देख सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि बताएगा एक्सपेंसेस के बारे में। और मैं आपको बताऊंगी कि बेंगलोर के खर्चे अहमदाबाद के खर्चों से कितने अलग है। क्या बेंगलोर सच में इतना एक्सपेंसिव है? क्या बेंगलोर अहमदाबाद से ज़्यादा एक्सपेंसिव है या फिर इक्वल है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के सबसे बड़े खर्चे की, मतलब कि हाउसिंग। हाउसिंग यहाँ पे आपने सुना ही होगा कि बेंगलोर कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है हाउसिंग के मामले में, और कई हद तक ये बात सच भी है। और मतलब मैंने जो अहमदाबाद में अपनी लाइफ एक्सपीरियंस की है उसके सामने मैं बेंगलोर को कंपेयर करती हूँ, तो वो ये मुझे लगता है यहाँ के रेंट जो है वो आसमान छू रहे हैं, इतने ज़्यादा रेंट है। हाँ, ये बात एक्चुअली सच भी है। यहाँ पे कई सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे एक 2 BHK अपार्टमेंट अगर लेने जाओ तो उसकी प्राइस 50 to 60,000 जितनी है। कैन यू इमेजिन? तो हाँ, इस हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इसको अफोर्ड करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल थिंग। मगर हाँ, सर्च करने से कुछ भी मिल जाता है, जैसे कि मुझे ये घर मिल गया। ये इतना चीप तो नहीं है लेकिन इतना हाईली एक्सपेंसिव भी नहीं है। मेरे इस अपार्टमेंट का प्राइस अगर मैं बताऊं तो मुझे ये 1 BHK अपार्टमेंट मिला है 17,500 रुपीज़ में, और ये उसमें जो मेंटेनेंस है वो इंक्लूडेड है। हाँ, कुछ एरियाज ऐसे भी है जहाँ पे आपको 3 बेडरूम हॉल किचन अपार्टमेंट मिल सकता है 30,000, 35,000, 40,000 में, लेकिन वो होता है बहुत ही दूर, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि बेंगलोर का ट्रैफिक बहुत ही हॉरिबल है। वो शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे बेंगलोर में होता है। तो उस ट्रैफिक में अगर आप बहुत ही दूर से अपने वर्क प्लेस पे जाते हो तो आपको मिनिमम 2 घंटे निकालने पड़ेंगे एक्स्ट्रा ट्रैवल के लिए, निकलने के लिए, और जाने के लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा। अगर आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है तो आपकी हो जाएगी 12-13 घंटे की शिफ्ट दिन की, क्योंकि आप मोस्टली टाइम तो ट्रैवलिंग में बिताओगे। तो ऐसे में समझदारी इसमें है कि आप ऑफिस के पास कर लो, ताकि आपको ट्रैवलिंग करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े। बेंगलोर की रेंट की एक बहुत बड़ी बात ये भी है, जिससे लोग बहुत डरते हैं, कि यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं अहमदाबाद में घर लेने जाती हूँ रेंट पे, तो वहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा इतना डिपॉजिट पे नहीं करना पड़ता। अगर मैं 1 या 2 रेंट दे दूँ तो वो डिपॉजिट हो जाता है। अगर मेरा रेंट है 12,000 रुपये या 15,000 रुपये, तो मैं 30,000 फर्स्ट मंथ में पे करूँगी, लेकिन यहाँ का सिस्टम ऐसा नहीं है।
यहाँ अगर मेरा 17,500 रेंट है तो मुझे उसके हिसाब से 4 से 5 रेंट जो है वो डिपॉजिट की तरीके से उनको देने पड़ेंगे। और जब मैं यहाँ से ये जब खाली करूँगी ये फ्लैट, तब उसमें से वो लोग एक जो रेंट है वो कट करेंगे और ये पेंटिंग चार्जेस के नाम पे यहाँ पे कट करते हैं पैसे, और ये जो पूरा एक रेंट है वो पेंटिंग चार्जेस के नाम पे कट हो जाता है। तो यस, डिपॉजिट अमाउंट जो है वो बेंगलोर में बहुत ज़्यादा हाई है और कभी कभी कई जगह तो 1-1.5 लाख 2 लाख तक भी पहुंच जाता है। अब बात करते हैं दूसरी ज़रूरी चीज़ जो कि है खाना। जी हाँ, फूड बिल्स। तो अगर आप बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर की एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारे फैंसी रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन उनके प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे भी नहीं कि 5 स्टार रेस्टोरेंट्स जितने हाई है और ऐसे भी नहीं कि बहुत ही लोकल रेस्टोरेंट जितने उनकी प्राइस होती है वो मीडियम रेंज के होते हैं। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ खाने के लिए जाती हूँ तो मुझे एक बार में शायद 2,500 के आसपास का मुझे बिल आता है जब मैं अगर कोई रेस्टोरेंट में खाना जाती हूँ, और वो भी बिना अल्कोहल के। तो जी हाँ, इस तरह का प्राइस होता है खाने के लिए। और लेकिन हाँ, अगर आप मेन स्ट्रीट पर अगर कहीं खाते हो, जहाँ लोकल रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, स्ट्रीट फूड जो होता है, वहाँ पे अगर आप खाओ तो आपको थोड़ा चीप पड़ सकता है। जैसे कि अगर मैं अपने ऑफिस के पास खाने जाती हूँ जहाँ पे बहुत सारे ऐसे फूड स्टॉल्स है, जहाँ पे एक मसाला डोसा जो बहुत ही अच्छा होता है, वो अगर खाने जाती हूँ तो मुझे कुछ 60-70 रुपीज़ का पड़ता है। तो हाँ, मतलब वो अपनी फूड चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जगह पसंद करते हो और किस तरह का खाना आपको पसंद है। लेकिन ग्रोसरीज़ का चक्कर क्या है? ग्रोसरीज़ तो मैं बोल सकती हूँ कि ऑब्वियसली ये अहमदाबाद से बहुत ही ज़्यादा उनकी प्राइसेस हाई है। यहाँ पे जो मेरा खर्चा है वो मुझे पर वीक कुछ 2,000 जितना हो जाता है, वो भी एक्सक्लूडिंग अपना महीने का राशन। जो हम लोग महीने पर का तो पूरा ले ही लेते हैं, चावल एंड ऑल, लेकिन फिर भी हर हफ्ते दूध, ये वो दही, वो सब जो छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए मुझे 2,000 रुपये मिनिमम पर वीक खर्च करने पड़ते हैं। और प्राइस जो है वो वेज नॉन वेज के हिसाब से भी चेंज होती है। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे उसका थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, लेकिन जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए भी यहाँ पे प्राइसेस बहुत हाई है। क्योंकि मैंने थोड़ा इस वीडियो के लिए मैंने थोड़ा पूछा, अहमदाबाद में भी पूछा और यहाँ की प्राइसेस भी पता की। तो यहाँ पे जो मीट का प्राइस है वो पर केजी कुछ 900 रुपये अराउंड है, जो कि अहमदाबाद में 600 रुपये अराउंड है। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा महंगा है यहाँ पे। मैं अभी आपको एक लाइव एग्जांपल दूँ तो अभी हम सर्च करते हैं यहाँ पे। मैं जनरली जो अपनी ग्रोसरीज जो है वो ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। तो ऑनलाइन यहाँ पे जो प्राइजेज़ है, अगर आप बेसिक चीज़ों का प्राइस ले लो, जैसे कि प्याज जो यहाँ पे है वो 1 kg है 37 रुपीज़। टोमेटोज़ जो है वो 500 ग्राम 72 रुपीज़। आलू का प्राइस है 70 रुपीज़ पर 2 kg। और बाकी नॉर्मल सारी चीज़ें हैं। अगर आप बैंगन लेने जाओ तो 45 रुपीज़ 500 ग्राम के लिए है। और कैप्सिकम जो है वो 65 रुपीज़ 500 ग्राम। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो बेंगलोर के प्राइसेस में है। और अगर मैं यही चीज़ें सब अहमदाबाद में देखूँ तो तो उसके सामने अहमदाबाद की प्राइस की बात करें तो अहमदाबाद में जो है वो टमाटर 500 ग्राम है 77 रुपीज़ के, लेकिन आलू का प्राइस जो है वो 25 रुपये किलो है। प्याज जो है वो 120 रुपये की 5 किलो है। और बाकी कैप्सिकम जो है वो 176 रुपीज़ की 1 किलो है। ये सब जो प्राइजेज़ है वो ऑनलाइन प्राइजेज़ है। और मैं मोस्टली अपनी ग्रोसरी शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन ही करती हूँ, क्योंकि मुझे कन्वीनियंट लगती है। एक तो टाइम सेविंग है और ऊपर से कन्वीनियंट इसलिए क्योंकि 10-15 मिनट में उसकी मुझे डिलीवरी मिल जाती है मैक्सिमम। और अगर कुछ सर्टेन अमाउंट अगर क्रॉस करते तो डिलीवरी फ्री भी हो जाती है। तो मेरे लिए बहुत ही ईजी रहता है ये सब मंगाना, बाहर जाने से बेटर लगता है मुझे। ऐसे शॉपिंग करने का मुझे मज़ा आता है, लेकिन वो मैं सिर्फ मज़े के लिए करती हूँ। लेकिन जो भी नेसेसिटी है वो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करके ही पूरी कर लेती हूँ। अब बात करते हैं बेसिक लिविंग एमिनिटीज़ की, जिसमें कि आता है वाईफाई, वाटर, उस तरह की चीज़ें।
वाईफाई जो है वो मेरी बेसिक नीड में से एक है, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तो मुझे वाईफाई ज़रूरी है, और उसके लिए मैंने एक पैकेज लिया है और वो मुझे कुछ पड़ा है 3800 रुपीज़ में, और उसमें मुझे 6 मंथ का इंटरनेट मिलता है और मुझे पर मंथ 500 GB डेटा मिलता है। तो ये खर्चा जो है वो अहमदाबाद में भी ऐसा आसपास ही था। वहाँ पे मैं 4000 रुपीज़ पे करती थी 6 मंथ्स के लिए, और लेकिन वहाँ पे चेंज ये था कि वहाँ मुझे अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता था और यहाँ पे मुझे 500 GB लिमिटेड इंटरनेट मिलता है। तो हाँ, ये डिफरेंस है। दूसरी चीज़ है इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेस यहाँ के बहुत ही कंट्रोवर्शियल बन गए हैं अभी, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट ने चार्जेस बढ़ाए थे, और उसके बाद अभी तक जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस होता था वो 500 to 1000 के बीच में होता था विदाउट एसी। तो अगर एसी लगता है और अगर ये वाले प्राइजेस जो है वो लग जाते हैं तो आप सोचिए कि प्राइसेस कितने होंगे। तो हाँ, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अब महंगी हो जाएगी। अभी तक मुझे नया बिल नहीं आया है तो मुझे पता नहीं है कि नेक्स्ट प्राइस जो है वो क्या होगी, लेकिन डर तो लग रहा है, बहुत ही हाई लग रही है। अहमदाबाद के इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो वहाँ पे मेरा 2 BHK जो अपार्टमेंट है उसमें अगर मैं एसी नहीं चलाती हूँ तो मुझे 1500 से 2000 तक के अंदर का बिल आता है, और अगर एसी चलाती हूँ तो 2000 को क्रॉस करता है और 2500 के आसपास आता है, क्योंकि मैं दिन भर तो एसी नहीं चलाती। तीसरी चीज़ है पानी के बिना तो जीवन संभव है। तो पानी के लिए मुझे अभी यहाँ पे इस घर में कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ रहा अपने यूज़ के लिए, लेकिन पीने का पानी यहाँ पे जो हार्ड वाटर है, इसलिए वो पीने का पानी तो हम यूज़ नॉर्मली नहीं कर सकते, उसके लिए आरओ चाहिए, और आरओ भी मैंने ख़रीदा नहीं है, वो मैंने रेंट पे लिया है। और रेंट के लिए मुझे जो आरओ का जो उसका भी मैंने पैकेज ही लिया है 6 महीने का, और 6 महीने के पैकेज में मुझे पर मंथ कुछ 599 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो पानी का मुझे हर महीने का खर्चा 599 का पड़ता है, जो कि अहमदाबाद में बिल्कुल फ्री था मेरे लिए, और वहाँ पे भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ते थे, और वहाँ पे मेरे पास अपना खुद का आरओ था तो वहाँ पे मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट खर्चे की, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन का बेंगलोर में सीन इस तरह का है मेरे लिए एटलीस्ट, कि मेरी ऑफिस जो है वो यहाँ से मेरे घर से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, और उस 6 किलोमीटर के लिए अगर मैं ऑटो लेती हूँ तो मुझे शायद बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि मेरे पहले वाले एक्सपीरियंस जो मैंने लिए हैं उसमें इस तरह का कुछ था कि ऑटो के प्राइजेस 200, 300, 350 सिर्फ वन वे रूट के मुझे इतने हो जाते थे। उसके हिसाब से अगर मैं अपना 2 व्हीलर लेके जाती हूँ तो मुझे बहुत ही सस्ता और कन्वीनियंट पड़ता है। और हाँ, लेकिन ये अगर हम रेगुलर ऑटो वाले से पूछें तो ये प्राइस इतनी होती है, लेकिन अगर ओला ऊबर बुक करें तो प्राइसेस कंपैरेटिवली लो होती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते, मेरी राइड तो आज तक कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते वो लोग। पता नहीं, यहाँ पे हर रीज़न यही होता है कि ट्रैफिक मैम उधर बहुत है तो हम नहीं आएंगे, उस तरफ हम नहीं आएंगे क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। और 2 व्हीलर चलाने के लिए मुझे चाहिए पेट्रोल का प्राइस जो है वो यहाँ पे अहमदाबाद के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब मैंने वो प्राइस चेक किया पेट्रोल का, तो उसमें मुझे पता चला कि बेंगलोर में जो भी प्राइस है, करंट प्राइस जो है वो 101 रुपये .94 समथिंग ऐसे कुछ पैसे है, ये बेंगलोर का प्राइस है। और अहमदाबाद का जो प्राइस है वो है 96.50। तो ऑब्वियसली थोड़ा अहमदाबाद में पेट्रोल का प्राइस कम है और बेंगलोर में प्राइस ज़्यादा है, तो इस तरह से भी ये हमको एक मार लगती है। तो पेट्रोल का खर्चा मेरा, ऑफिस तो मैं रोज़ तो नहीं जाती लेकिन वीकली 2 बार शायद जाती हूँ, तो उसके लिए मुझे, और ऑफिस के सिवा हम लोग वीकेंड पे कहीं बाहर जाते हैं तो हम 2 व्हीलर से ही जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ऑटो मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, अगर मिलती है तो प्राइजेस ज़्यादा होते हैं, सस्ता लेने जाओ तो वो राइड एक्सेप्ट नहीं होती, तो उसमें मुझे कन्वीनियंट लगता है कि हम 2 व्हीलर पे ही जाए। तो वो सब खर्चा निकाल के मुझे महीने का कुछ एक्सपेंस होता है, वो 1000 रुपीज़ जितना पेट्रोल पे होता है। अब बात करते हैं महाखर्चे की, जो कि है एजुकेशन। जी हाँ, यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत महंगी पड़ रही है। आपको मैंने बताया कि मेरी 5 साल की बेटी है जो कि अभी LKG में जा रही है,
मेरी बेटी ने अहमदाबाद में नर्सरी कंप्लीट की थी और नर्सरी की जो उसकी फ़ीस थी वो सब मिला के उसका 40,000 जितना पर ईयर हो रहा था। लेकिन बेंगलोर में उसका प्राइस जो है वो आप सुन के दया भाभी की भाषा में हे माँ माता जी कर जाओगे। अभी मेरी बेटी के लिए जो LKG का प्राइस है पर ईयर वो है 1,40,000 रुपीज़। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बेंगलोर में एक छोटी सी बच्ची को पढ़ाना कितना महंगा है। और वो भी इस तरह से है कि स्कूल जो है वो ऐसे कोई बड़ी सी स्कूल भी नहीं है। घर के पास जो है वो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेंटर्स हैं जहाँ पे आप बच्चों को प्री स्कूल करा सकते हो। तो उस जगह पे मैंने उसको रखा है। फिर भी प्राइसेस इतनी हाई है तो आप सोचो अगर मैं कोई बड़ी स्कूल में जाऊँगी तो वहाँ पे प्राइसेस क्या होंगी। तो ये सब थे मेरे मेन खर्चे। और उसके सिवा एक्स्ट्रा हर महीने हो ही जाता है क्योंकि मेरी छोटी बेटी है तो उसको कहीं ना कहीं बाहर जाना होता है। उसको अगर प्ले जोन में कहीं पे लेके जाऊँ तो हर महीने 500,000 जितने उसके इतना खर्चा हो जाता है। कुछ टॉयज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, स्कूल में कुछ और मंगाया तो वो सब के लिए मैं 1,000-1,500 मान के चल रही हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा खर्चा इतना महीने का होता है एक्स्ट्रा। और बाकी का भी खाना बनाने का मूड नहीं है, ऑर्डर कर लिया तो ऑर्डर करने पे भी मुझे 500-600 रुपये तक का बिल आ ही जाता है अगर ऑर्डर करती हूँ तो भी। तो ये सब जो है वो एक्स्ट्रा खर्चे हैं और उसके लिए मुझे 2-2.5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा स्पेयर में रखने पड़ते हैं। तो ये मेरा महीने का खर्चा है। और अगर इसको हम टोटल करेंगे तो कुछ इस तरह से प्राइजेज़ आएंगी। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह से प्राइजेज़ है। ये सब मेरे मंथली खर्चे हैं और इसका टोटल कुछ इतना है। तो अगर आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं तो आपके पास अगर मिनिमम 50,000 to 60,000 सैलरी है और अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो आप एक आरामदायक ज़िंदगी जी सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में बच्चा है और आप एक फैमिली लेकर यहाँ पे बेंगलोर में रहना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपकी सैलरी जो है वो मिनिमम 70-80 तो होनी ही चाहिए। तब जाकर आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो। वरना कम में भी चल सकता है, ऐसा नहीं है कि कम सैलरी में नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रेच करना पड़ता है चीज़ों को अपनी ज़रूरतों पर कि हमें ये ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की तो हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं अपनी लाइफस्टाइल से। तो अगर आपकी 70-80,000 सैलरी है तो आप आराम से यहाँ पे रह सकते हो। लेकिन अगर आप 30-40,000 भी अगर सैलरी है तो इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रेच होकर रहना पड़ेगा। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है और यही आज आपको मैं बताना चाहती थी। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आप प्लान कर रहे हो बेंगलोर मूव करने के लिए, अगर किसी और छोटे सिटी से बेंगलोर में आने के लिए प्लान कर रहे हो तो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगेगा और आप एक आइडिया ले सकते हो कि बेंगलोर के प्राइसेस क्या क्या है और आपको किस तरह से अपना बजट जो है वो सेट करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।